फ्रेंड्स, आइए देखिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपको पता ही है, हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट, हाफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हुआ, हाफ का मतलब ये हाफ का हमने बनाया निशान, और H2O। तो हाफ हाइड्रेटेड ये कैसे बनता है? जिप्सम से। जब जिप्सम से हम जिप्सम का जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, उसमें से वाटर को निकाल देते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। या इस रिएक्शन को हम उल्टा भी देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हाफ H2O के साथ हाफ हाइड्रेटेड H2O की हाफ हाइड्रेशन कराते हैं कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब हम हाफ हाइड्रेशन कराते हैं तो फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको आगे जिंदगी भर ये पता, मतलब आपके जीवन में ये बार बार ये शब्द आते रहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप में से भी कई लोगों का बोन फ्रैक्चर हुआ होगा तो डॉक्टर ने उसने हाथ पे पट्टी बांधी होगी, तो बोन फ्रैक्चर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। टॉयज या सजावट के जो हम सामान बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत हार्ड वो चीज़ें रहती है, तो वो जितनी भी चीज़ बनी होती है, खिलौने जितने भी है, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करके बनता है। जिप्सम जनरली जो होता है वो एकदम बारीक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे फॉल सीलिंग जो है, जिनके घरों में फॉल सीलिंग होगा उनको पता होगा, छतों में जो किया जाता है, तो फॉल सीलिंग में जो शीट यूज होती है वो जिप्सम की ही शीट होती है। और जिप्सम की शीट कैसे बनाते हैं? जब छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में जोड़ दिया जाता है, अब छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में एक साथ करके हीट देके कंबाइन किया जाता है, तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपके छोटे समय स्कूलों में जो स्लेट बनती थी वो भी वैसे ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट हो गया। कुछ टॉपिक जो हमने पीछे अपने टॉपिक्स कवर किया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, हम यहाँ पे बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने बताया था, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये बेकिंग सोडा है, जैसा कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था। तो बेकिंग सोडा को या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पे NO2CO3 बनता है। और NO2CO3 क्या है? जो हमने बताया आपको, डिटर्जेंट है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बनेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर डिटर्जेंट बनेगा, NO2CO3, साथ में CO2 निकलेगा और H2O। और हमने पिछली क्लास में, अब आपको ध्यान आएगा, बताया भी था हमने, इसी CO2 का यूज जो है डबल रोटी या पाव रोटी जो रहती है उस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। उसको जो हमारा पाव है उसको फुलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, अच्छा इसके हम यूजेस भी पीछे पे पढ़ चुके हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो होता है ये एंटा एसिड के रूप में होता है। पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो आप, हमने एग्जांपल में इनो आपको बताया था कि इनो या फिर कोई हम सिरप या फिर कोई टैबलेट एंटा एसिड का यूज करते हैं, वो क्या रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका यूज करते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। ये कैसा होता है? सोडा सोडा एसिड मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की जब भी हम एसिड के साथ, नाम से ही पता चल रहा है सोडा प्लस एसिड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो CO2 और H2O निकलता है। इसी CO2 का यूज फिर बाद में आग बुझाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा आग बुझाने के लिए जो सफेद रंग का पाउडर या फोम निकलता है वो एक्चुअल में क्या रहता है? CO2 तो रहता है, जो आग बुझाने का काम करता है। फिर हमने बेकिंग पाउडर सोडा देख लिया, हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। तो COCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। हमने लास्ट क्लास में जब ब्लीचिंग पाउडर आपको पढ़ा रहे थे तब भी ये बताया था कि COCl2 कैसे बनता है। तो हमने क्या बनाया था? सोडियम क्लोराइड बनाया था। उस सोडियम क्लोराइड में से हमने क्लोरीन को जब निकाल दिया था, क्लोरीन गैस को बाहर कर दिए थे, और उस क्लोरीन गैस की हम बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने उसका रिएक्शन कराया था, जिसको हमने लाइम भी कहा था। तो उसके साथ रिएक्शन कराया था तब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बना था। इसे ही हमने क्या कहा था? ब्लीचिंग पाउडर। ये आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा पीछे जाके नहीं देखना पड़ेगा, यहीं पे सारी चीज़ आपको कवर हो जाएंगी। तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पर होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपको हमने बताया था कि जो पानी है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री जो है, लिनेन हो गया, लॉन्ड्री हो गया, इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक का मतलब आप ऐसे याद रखिए, बिना रंग ये कर देना।
तो ब्लीचिंग पाउडर मतलब रंजक उसमें से हटा देना। तो जब हम लॉन्ड्री में कोई कपड़े देते हैं, कपड़ों में जो स्थायी दाग लग जाते हैं उनको हटाने के लिए देते हैं, तो उनको हटाने के, तो ऐसे आपको एक याद रहेगा। इसका हिंदी में आप नाम जरूर याद रखिए, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक। ब्लीचिंग पाउडर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब थोड़ा और पीछे आपको ले जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। वो एजेंट जो किसी को भी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या है, हमने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाना, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हमने आपको बताया था, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। ऑयल और रिग, ऑक्सीडेशन इन लॉस। ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ये आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उस पर क्या चार्ज चढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी जैसे आयरन था, आयरन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन को प्लस चार्ज हटाने के लिए क्या आएगा उसके पास में, फिर से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तभी तो वो ऑक्सीजन के साथ फिर कंबाइन हो जाता है। तो हमने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव और माइनस जो है यही तो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और रिग, रिग क्या है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन इन गेन, इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन होता है, ये आपको याद रखना है। तो जब भी रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में हमेशा क्या चार्ज रहता है, माइनस चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करता है। ये आपको रिकॉल करा है, तो ये हमने आपको बता दिया। फिर हम आपको बताए डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट का यूज किसमें होता है, ग्लास इंडस्ट्री में होता है। साबुन इंडस्ट्री जो है, डिटर्जेंट तो आप जानते हैं साबुन इंडस्ट्री में होता है। पेपर इंडस्ट्री जो है उसमें भी डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो बोरेक्स हम बनाते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, कैरम में डालने वाला पाउडर आपका बोरेक्स की फॉर्मेशन में भी करते हैं, घरों की साफ सफाई में भी हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ये सब आपको रिकॉल करा रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे डिटेल में क्लास लिया हुआ है। तो अच्छा, एक टॉपिक और था जो हम लोगों ने पीछे में कवर किया हुआ है इस पूरे चैप्टर में से, एसिड बेस और सॉल्ट में से। हमने आपको बताया था कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। एक बात आप हमेशा याद रखना, एसिड जब भी किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको एसिड के साथ किसी के साथ रिएक्शन दे दिया है, आप चुपचाप सबसे पहले उसका सॉल्ट बना दो। और सॉल्ट कैसे बनता है ये भी हमने आपको बताया। सॉल्ट क्या कहलाता है, एसिड और बेस जब आपस में जुड़ जाते हैं तो न्यूट्रल कहलाते हैं, तो ये सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको NaCl बनाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे रिएक्शन कराया था, उससे NaCl बना था और पानी निकल गया था। तो ये आप हमेशा याद रखना, जब भी एसिड बेस का रिएक्शन पूछेगा कि क्या बनेगा ना, आप यही एग्जाम्पल याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन का ना। फिर हमने आपको बताया था, एक चीज याद रखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कोई कैसे कहलाता है कि जब उसमें H प्लस आयन ज्यादा हो। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं। और जिसमें भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन हो उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, क्योंकि ये आपको हमने बताया था कि प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो होते हैं ये इन्हीं में ही इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल होती है, फ्लो, फ्री रेडिकल्स जो कहलाते हैं। फिर हमने आपको पीएच स्केल बताया था। पीएच स्केल वह स्केल होता है जहाँ पे हम एसिड और बेस इसको मापने के, इसका मेजरमेंट का पैमाना होता है। तो इसमें 0 से लेकर 14 तक, जैसा आपकी नॉर्मल स्केल होती है ना, सेम वैसे पीएच स्केल 0 से 14 तक। बीच का पॉइंट क्या होता है, 7। 7 जो होता है वो न्यूट्रल कहलाया जाता है। तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक रहता है। जीरो की से जब आगे बढ़ते हैं तो एसिडिक नेचर उसका जो है घटता जाता है, ये आपको याद रखना। जीरो के नजदीक जो है वो हाईली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेगा। जीरो से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसकी एसिडिक नेचर कम होते जाता है, वीक एसिड होते जाता है। और 7 के बाद बढ़ते जाता है तो उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। ये आपको क्लियर है। फिर हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमेशा रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमने उसके पहले चैप्टर में आपको बताया था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। एक रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक, जिसमें रिएक्शन कराने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाती है। जैसे एक्सोथर्मिक का हमने एग्जाम्पल बताया था कि जो नेचुरल गैसेस है, मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, जब भी आप चाहे तो वहां देखे कि हीट ऐसे निकलता रहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है उनका बनना। और एंडोथर्मिक में हमने आपको बताया था रिएक्शन करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, हमने आपको रिएक्शन बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट जब मिलता है तो हम उसमें हीट देते हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक है, तो या स्प्रिट लैम्प से हम किसी चीज को अगर गर्म कर रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। नाउ अब हमने आपको बताया था कि जब किसी एक चीज बताया एसिड और बेस का रिएक्शन कराया तो सॉल्ट और वाटर बना। ये
आप ये समझ लीजिए जितना पॉइंट हमने लिखा है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है या ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है तो जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये हम अब आपको बता रहे हैं कि जब एसिड और कार्बोनेट की, कार्बोनेट में क्या आ जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो किसी भी एसिड की कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एसिड और कार्बोनेट दे देगा कि इनकी रिएक्शन के दौरान क्या बनेगी, कौन सी गैस निकलेगी, तो CO2 गैस निकलती है और सॉल्ट फिर से बनेगा। ये हमने आपको बताया है, एसिड हो चाहे बेस हो, किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऐसे आप एसिड की जगह बेस भी ले लेंगे तो बेस का कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। एसिड की जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट, जैसा हमने आपको बताया। एसिड और मेटल का भी रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये 3 चीज हो गया, एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा, एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और एसिड और कार्बोनेट की रिएक्शन होगी सॉल्ट बनेगा और साथ में CO2 गैस निकलती है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है हमने लगभग लगभग सारी चीजें कवर कर ली है। ये क्लास आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने ज़्यादा हमारे व्यूअर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और ज़्यादा इस पर मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते जाएं कि एक जगह पे ही आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 10th के स्टूडेंट्स हैं या किसी अन्य विषय से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं, ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पे हम हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा अभी आपने देखा, हमें ऑक्सीडाइजिंग के बारे में बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर हम वहीं पे उसको छोड़ दिया, हमने फिर से उसको एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, हमने फिर से आपको बताया कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक, ताकि हर चीज़ आपको कनेक्ट होते जाए तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। थैंक यू।